जनकपुर गांव में महेंद्र नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह से कुछ भी पेट में नहीं गया। लगता है मेरी ताकत अब जवाब देने लगी है। माँ, मैं सुबह से ही गांव में इधर उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया, पर मजदूरी का काम कहीं नहीं मिला। कुछ लोग तो खुद परेशान हैं। बेटा, तू परेशान मत हो। भगवान सब देखता है। शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। जब तुम बूढ़ी हो गई हो तो मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचता है? तूने मेरा कितना ख्याल रखा है, ये मुझे अच्छे से पता है। बुरा वक्त है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। माँ, मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा। कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। रात हो रही है बेटा, अब ज्यादा मत भाग। खाली पेट इतनी मेहनत मत कर। कहीं तुझे ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। इतना कहकर महेंद्र अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के गांव जनकपुरी की ओर चल पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए अच्छा सा घर और खाना दे सकूंगा। जनकपुरी गांव पहुंचने के बाद महेंद्र एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और हर बार वह अपनी भूख की बात करता और कुछ खाने के लिए मांगता। लेकिन दुर्भाग्य से उसे हर घर से निराशा ही हाथ लगती। कोई कहता, हमारे पास खुद ही मुश्किल से खाना आता है, तो कोई बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देता। लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर महेंद्र की उम्मीदें टूटने लगती हैं। लगता है मुझे यहाँ पर खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे सकता। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर। महेंद्र उदास होकर अपने घर की ओर जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर गांव के एक पुराने से घर पर पड़ती है। हो सकता है शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर महेंद्र उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर में से एक विधवा स्त्री निकलती है। वह स्त्री महेंद्र की ओर देखती है और उससे पूछती है, क्या बात है भाई, इतनी रात को आप किसे ढूंढ रहे हो? बहन, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ भूखी है और मैं भी बहुत जगह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप ही कुछ खाने को दे दो। महेंद्र की बातें सुनकर विधवा स्त्री को थोड़ा दया आ जाती है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आओ। पहले तो तुम पेट भर कुछ खा लो, क्योंकि ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता। वह स्त्री महेंद्र को कुछ खाने को दे देती है और महेंद्र भी पेट भरकर खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे खाना दिया। पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, भाई, जिंदगी में कभी हार मत मानना। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी भाई। तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। बस सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना। जी बहन, जरूर। मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद उस स्त्री ने एक छोटी सी पोटली थमाई। इसमें क्या है बहन? भाई, इसमें तुम्हारे और तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए खाना है। तुम इसे घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ बैठकर खा लेना। ठीक है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र ने पोटली संभाल कर रख ली और उस स्त्री का धन्यवाद कर अपने घर के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, कहाँ हो? देखो, मैंने आज के खाने का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद महेंद्र और उसकी बूढ़ी माँ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब महेंद्र फिर से अपने काम की तलाश में निकलता है तो उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता है। वह काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ के जमींदार हीरालाल पर जाती है।
महेंद्र हीरालाल जमींदार के पास जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि कल से मेरे घर में खाने का एक भी अनाज नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज भी हमें ऐसे ही भूखा रहना होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किसी मजदूर की तलाश में हूँ। अब तुम मुझे मिल ही चुके हो तो मेरी तलाश खत्म हो गई। मुझे अपने खेत में काम कराना है, लेकिन मैं वहीं बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है मालिक, आप वहीं पर मेरे साथ रहना। इसके बाद महेंद्र हीरालाल के खेत में चला जाता है और पूरी लगन से काम करने लगता है और हीरालाल पास ही के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। महेंद्र दिन भर खेत में काम करता है और उसके बाद उसकी दिन भर की मजदूरी हीरालाल उसे शाम को दे देता है। महेंद्र, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अगर चाहो तो तुम कल भी यहाँ आकर काम कर सकते हो। जी मालिक, क्यों नहीं। इसके बाद महेंद्र अपने घर जाता है और उस दिन का राशन भी खरीद कर ले आता है। माँ देखो, आज भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे आज काम मिल गया और ये देखो, आज की मजदूरी भी लेकर आया हूँ। अब हमारे भूखे सोने का दिन खत्म हुआ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तूने इतनी मेहनत की, आखिर आज उसका फल मिला। फिर उसकी बूढ़ी माँ खाना बनाती है और दोनों अच्छे से पेट भरकर खा लेते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महेंद्र हीरालाल के खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि हीरालाल उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब महेंद्र हीरालाल को उदास देखता है तो वह उससे पूछने जाता है, मालिक, आज आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ, कोई गंभीर बात है क्या? अरे नहीं रुपेश, कोई बात नहीं। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, साफ साफ दिख रहा है कि आप उदास हैं। आप मुझे बताइए, क्या परेशानी है? हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं महेंद्र, इस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। अरे मालिक, आप एक बार बताइए तो सही। हो सकता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है, तो सुनो। मेरे गांव के 2 जमींदार भाइयों ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। वह जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वह मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन धोखे से गांव के 2 जमींदार भाइयों ने उस जमीन को हड़प लिया है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी पुश्तैनी जमीन आपको वापस मिल सकती है। क्या तरकीब है? जल्दी बताओ। इसके बाद महेंद्र हीरालाल को सारी तरकीबें बता देता है। महेंद्र की तरकीब सुनने के बाद हीरालाल को वह तरकीब बहुत पसंद आती है। अरे वाह महेंद्र, क्या शानदार तरकीब निकाली है। अगर मुझे मेरी पुश्तैनी जमीन वापस मिल जाती है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम पर लग जाओ और कल से ही इस तरकीब पर लग जाना। ठीक है मालिक। इसके बाद महेंद्र अपना काम करने लगता है। और अगली सुबह वह उस गांव के दोनों जमींदार भाइयों के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। यह सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब हीरालाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में? क्या कहा? हीरालाल सेठ ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ,
आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? मुकेश के मना करने के बाद महेंद्र जाने लगता है। तभी सुरेश मुकेश से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि हीरालाल ने उनके बारे में महेंद्र को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ, जरा एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। मुकेश के बुलाने पर महेंद्र फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम यह बताओ, हीरालाल हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? आपके यहाँ आने से पहले मैं हीरालाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजदूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको हीरालाल ने हमारे बारे में? अरे हुआ यह कि जब मेरी हीरालाल सेठ से बहस हो रही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार मुकेश सेठ और सुरेश सेठ से ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मंजूरी मिले। वाह, क्या बात कही है आपने सेठ जी। हीरालाल सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। मुकेश और सुरेश दोनों भी महेंद्र की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। मुकेश के कहते ही महेंद्र उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक महेंद्र मुकेश और सुरेश के खेतों पर काम करता है। महेंद्र बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। महेंद्र को इतनी मेहनत करते देख मुकेश और सुरेश आपस में बात करते हैं। अरे सुरेश भैया, यह महेंद्र तो बहुत मेहनती है। यह अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू ठीक ही कर रहा है। अच्छा हुआ महेंद्र को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है रुपेश। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। महेंद्र ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह मुकेश और सुरेश अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महेंद्र काम कर रहा होता है। महेंद्र को रविवार को भी काम करता देख मुकेश बोलता है, अरे महेंद्र भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो? आज तो आराम कर लिया होता। आराम? वो क्या होता है सेठ जी? मैं अकेला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ। घर पर और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा? इसीलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो। जाओ जाकर वहाँ पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है महेंद्र, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद मुकेश और सुरेश खेत को महेंद्र के भरोसे छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब मुकेश और सुरेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहाँ आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े इंस्पेक्टर को दिखा दिए थे ना। अच्छा, यह जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूँ। अंदर मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहाँ देखो,
तुम्हारी जमीन से क्या निकला है? इंस्पेक्टर के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ उनकी जमीन में एक सोने की मूर्ति रखी होती है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। यह वही सोने की मूर्ति है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। सोने की मूर्ति और चोरी का नाम सुनते ही दोनों भाइयों की हवा टाइट हो जाती है। अब बताओ, ये चोरी की हुई सोने की मूर्ति तुम्हारी जमीन में क्या कर रही है? ये कहां से आई हमारी जमीन में? हमें नहीं पता। चलो अब बहाना मत बनाओ। पहले गांव में चोरी करो और फिर अपनी जमीन में लाकर छुपा दो। फिर बोलो ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहां से आया इस जमीन में, हमें नहीं पता। वाह, क्या बात है। तुम्हारी जमीन से इस गांव का चुराया हुआ सोने की मूर्ति निकलते ही अपनी बात पलट रहे हो। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहाँ महेंद्र आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ महेंद्र, देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह गांव की चुराई हुई सोने की मूर्ति आ गई है। क्या सोने की मूर्ति? ये कहां से आ गई? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों। पर मालिक। हाँ महेंद्र, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को खुसुर फुसुर करता देख इंस्पेक्टर कहता है, चलो अब कोई तरकीब मत बनाओ। दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए। अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो, किसको लेकर जाऊं मैं जेल? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। महेंद्र, मुकेश और सुरेश इंस्पेक्टर से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। महेंद्र भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ भाई जिससे हम दोनों बच जाएं। मालिक, एक बात बोलूं? इस सोने की मूर्ति को देख के तो लगता है कि यह सोने की मूर्ति किसी बड़े आदमी की है। अगर उन्हें पता चला कि आपने चोरी की है तो आपको उम्र कैद तो जरूर होगी। एक तो मुकेश पहले से डरा हुआ था और महेंद्र से यह सुनते ही मुकेश डर के फटाफट पूरी कहानी महेंद्र को बता देता है। देखो महेंद्र भाई, सच्ची सच्ची कहूँ, यह जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई हीरालाल से। मुकेश से जमीन हड़पने की बात सुन महेंद्र ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। मुकेश जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी महेंद्र को बता देता है। मुकेश से पूरी कहानी मुंह जबानी सुनते ही महेंद्र कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर इंस्पेक्टर वर्मा को बोल दीजिए ये जमीन हीरालाल सेठ की है। इंस्पेक्टर को बोलना हमने तो बस कुछ महीना पहले ही यह जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे महेंद्र, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब यह इंस्पेक्टर को बोलोगे ये जमीन हीरालाल सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? हीरालाल सेठ को। और हीरालाल सेठ के अंदर जाते ही यह जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। महेंद्र की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह महेंद्र भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने श्रम से प्रसन्न किया था, आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। महेंद्र की तरकीब सुन तीनों इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे महेंद्र ने उन्हें कहा था। इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने तो बस काम करने के लिए यह जमीन हमारे चचेरे भाई हीरालाल से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो? नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो महेंद्र से पूछ लीजिए। यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है, इसके पहले यह हीरालाल के पास काम करता था। बोलो महेंद्र, यह जमीन किसकी है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन हीरालाल सेठ की है। मुकेश सेठ और सुरेश सेठ ने तो बस
कुछ ही समय से इस जमीन पर काम करना शुरू किया है। महेंद्र से यह सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर महेंद्र को हीरालाल को बुलाने बोलता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो महेंद्र, जाओ और हीरालाल को बुलाकर लाओ। महेंद्र फौरन जाकर हीरालाल को बुला लाता है, पर हीरालाल अपने साथ पूरे जिले के कलेक्टर को लाता है। सलाम सर जी, आप यहाँ? हाँ, बस यहाँ पास के गांव में सोने की मूर्ति की तलाश कर रहा था तो भीड़ देख यहाँ चला आया। बोलो, यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सर जी, इन दोनों की जमीन से यह गांव से चोरी हुई सोने की मूर्ति निकली है और अब यह लोग बोल रहे हैं कि यह जमीन हरिराम की है। इंस्पेक्टर ने पूरी कहानी कलेक्टर को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख मुकेश इंस्पेक्टर को बोलता है। नहीं सर जी, यह जमीन हमारी नहीं है। हम बस कुछ समय से यहाँ काम कर रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर रुपेश से पूछ लीजिए। हाँ साहब, ये जमीन हीरालाल सेठ की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन हीरालाल की है? मेरे यहाँ का इंस्पेक्टर तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और ये जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है, और अब तुम बोल रहे हो ये जमीन हीरालाल की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए ये जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वह केस भी वापस ले लेंगे। इंस्पेक्टर, एक काम करो, तुम जाओ, आगे का मैं संभाल लूंगा। कलेक्टर के कहते ही इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। चलो, अब हीरालाल तुम बताओ ये सोने की मूर्ति यहाँ कहाँ से आई? अरे साहब, ये तो मेरी सोने की मूर्ति है। दरअसल कल मैं ही ये सोने की मूर्ति के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये सब तो हमारा प्लान था, इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। मैंने भी दोनों ने जो जो बातें मुझे कहा है सब रिकॉर्ड भी कर लिया है मेरे फोन में। आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जा सकते हैं। सबूत के तौर पर महेंद्र को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाता है कि यह सब हीरालाल और महेंद्र ने मिलकर किया है। अब तो उन दोनों के खिलाफ कलेक्टर के पास सबूत भी था और उन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए प्रधान जी, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी हीरालाल भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलके रहेगी। और रही बात जमीन की, तो वह हीरालाल की थी और रहेगी। तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। मुकेश और सुरेश दोनों कलेक्टर और हीरालाल से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख हीरालाल दोनों को माफ कर देता है, कलेक्टर को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है मुकेश, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। महेंद्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन वापस दिला दी। मैंने तुम्हें जो इनाम देने का वादा किया था वह मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आखिर में हीरालाल महेंद्र को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक महेंद्र को बना देता है। इस तरह महेंद्र ने अपने मेहनत और दिमाग से हीरालाल को उसकी जमीन वापस दिला दी और दोनों ठगे भाइयों को भी सबक सिखाया।